हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ दिनों पहले कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पूछा था कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन से ड्रामा का एक्सप्लेनेशन चाहिए और आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोट परसूट ऑफ जेड को दिया था, इसलिए मैं आज उसके एपिसोड 1 को ले आई हूँ। और हाँ, मैं जल्दी ही गेम ऑफ ट्रू लव और फेटेड हर्ट्स के नेक्स्ट एपिसोड को ले आऊंगी, बट उसमें मुझे ज्यादा कमेंट्स नहीं दिख रहे, इसलिए मैं थोड़ा लो मोटिवेट फील कर रही हूँ। तो प्लीज जितना हो सके उस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है चांगयू, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। वो अकेले ही एक पिग को स्लॉटर कर देती है, यानी कि मार देती है। बेसिकली वो एक बुचर है, यानी कि कसाई का काम करती है। असल में न्यू ईयर फेस्टिवल के लिए मिसेस चेन नाम के एक लेडी ने उसे वहाँ बुलाया था मीट रेडी करने के लिए। हम देखते हैं चांगयू मीट रेडी कर रही होती है और वहाँ जो लेडीज बैठी हुई थी बाहर, वो आपस में बात करने लगते हैं। अरे मिसेस चेन ने न्यू ईयर का पिग स्लॉटर करने के लिए इसे क्यों बुलाया? अरे मिसेस चेन को शायद उस पर दया आ गई थी। कुछ दिनों पहले ही चांगयू के माता पिता लुटेरों के हाथों मारे गए हैं। हाँ, चांगयू और उसकी छोटी बहन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन चांगयू अपनी पिता की तरह बुचर का काम करके घर संभाल लेती है। चांगयू बहुत ही अच्छी लड़की है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम होता है ग्रैनी कांग। ग्रैनी कांग कहती है, अरे ये चांगयू ही मनूस है। तुम लोगों को पता है इसकी शादी सांगयान से तय हुई थी। सांगयान की माँ ने कुंडली चेक किया तो पता चला इसकी जन्म एक श्रापित सितारे के नीचे हुआ है। ये लड़की जहाँ भी जाएगी सिर्फ दुर्भाग्य ही लेके आएगी, इसीलिए उन लोगों ने शादी तोड़ दिया। चांगयू ये सारी बातें सुन के गुस्सा हो जाती है और ग्रैनी कांग के ऊपर ब्लड वाटर गिरा देती है। ग्रैनी कांग चिल्लाने लगती है और चांगयू वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। उसके बाद मिसेस चेन चांगयू को उसके काम के लिए पैसे देती है और लंच के लिए रुकने को कहती है, लेकिन चांगयू कहती है इसकी जरूरत नहीं। कुछ दिनों पहले ही मेरे माता पिता गुजर गए हैं, उसके बावजूद आपने मुझे काम दिया, यही बहुत है। असल में उस जमाने में टैबू था कि अगर किसी के घर फ्यूनरल होता है तो उसे किसी शुभ मौके पे नहीं बुलाया जाता था, लेकिन यहाँ मिसेस चेन बहुत ही दयालु थी, इसलिए उन्होंने चांगयू को काम दिया था। मिसेस चेन चांगयू को थोड़ा सा मीट देती है। चांगयू मना करती है, लेकिन मिसेस चेन कहती है कम से कम अपनी छोटी बहन के लिए ही ले जाओ। उसके बाद चांगयू शुक्रिया कह के वहाँ से निकल जाती है। चांगयू घर की तरफ निकल जाती है, बट कुछ देर बाद रास्ते में किसी चीज से उसका पैर टकराता है और वो गिर जाती है। चारों तरफ बहुत ही बर्फ गिरी हुई थी। उसे बर्फ के नीचे कुछ दिखता है। वो चेक करने के लिए बर्फ को हटाता है और तभी उसे एक आदमी मिलता है जिसकी सांसें बहुत ही धीमी चल रही होती है। चांगयू सोचती है ये तो पक्का मरने वाला है। वो वहाँ से निकलने लगती है। वो खुद से कहने लगती है, चांगयू तो निकल यहाँ से, तो गरीब है, तेरे पास तो पैसे भी नहीं है इसे बचाने के लिए, ऊपर से तेरी छोटी बहन है, अगर ये आदमी बुरा निकला तो। लेकिन चांगयू बीच रास्ते से वापस आती है और उस आदमी को अपने कंधे पे उठा के घर की तरफ निकल पड़ती है। एस चांगयू बहुत ही काइंड हार्टेड है, वो किसी को ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकती। चांगयू जैसे ही उस आदमी को लेकर अपने घर के आंगन तक पहुँचती है, चांगयू की आंट जो कि बगल वाले घर में ही रहती है, वो उसे एक घायल आदमी के साथ देख के दौड़ के आती है और कहती है ये तुम किसे अपने साथ ले आई हो? चांगयू कहती है मुझे ये रास्ते में घायल मिला था। आंट कहती है तुम्हें इस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता, अच्छा है या बुरा, ऊपर से तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है, ऐसे अनजान मर्द को अपने घर ले आओगी तो आस पड़ोस के लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। चांगयू कहती है इसके घाव बिल्कुल मेरे माता पिता जैसे है, लगता है इसका भी सामना लुटेरों से हुआ था, मैं ऐसे हालात में इसे अकेले वहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। आंट कहती है ठीक है, इसे मेरे घर ले चलो। चांगयू कहती है लेकिन अगर ये आपके घर में मरा तो आपका बैड लक शुरू हो जाएगा। आंट कहती है जो भी हो इसे मेरे घर ले चलो। उसके बाद वो लोग उस आदमी को आंट के घर ले जाते हैं। उसके बाद आंट चांगयू को कहती है तुम्हारे अंकल काम से बाहर गए हैं, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ, तब तक तुम इसका ध्यान रखो। आंट चांगयू की छोटी बहन चांगनिंग को बुलाती है और कहती है तुम भी यहाँ रुको और नजर रखो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। असल में चांगयू के अंकल एक डॉक्टर होते हैं। उसके बाद उस आदमी की तबीयत बिगड़ने लगती है तो चांगयू उसे अंकल गधों को ठीक करने के लिए जो दवाई यूज करते थे वो पूरा दवाई उसे पिला देती है। तभी वह अंकल आ जाते हैं और पूछते हैं तुमने इसे पूरा दवाई पिला दिया? चांगयू कहती है हाँ, लास्ट टाइम आपने एक गधे को बचाने के लिए आधा दवाई दिया था, मुझे लगा इंसानों के लिए पूरा दवाई लगता होगा। अंकल कहते हैं अरे पूरे दवाई से तो गधा भी मर जाए और तुमने इसे पूरा दे दिया। उसके बाद आंट चांगयू और उसकी बहन को बाहर भेज देती है। अंकल उस आदमी का ट्रीटमेंट करते हैं और बाहर आके आंट से पूछती है तुमने चांगयू को रोका क्यों नहीं? एक तो वो किसी तरह अपनी और अपनी बहन का खर्चा उठा रही है और ऊपर से ये आदमी। आंट कहती है
मैं उसे मना नहीं कर पाई। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ हम चांग्यू और उसकी बहन को उस आदमी का ख्याल रखते हुए देखते हैं। फिर अगली सुबह हम नदी के किनारे कुछ लोगों को छानबीन करते हुए देखते हैं। वो लोग कहते हैं भारी बर्फ गिरने के कारण कदमों के निशान मिट गए हैं और इस जगह हम बिना परमिशन के छानबीन नहीं कर सकते। पहले प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करो, फिर देखेंगे कि क्या करना है। अभी के लिए लौट चलते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ हम चांग्यू को मार्केट से दवाई खरीद के घर आते हुए देखते हैं। बट रास्ते में एक लेडी उसे रोकती है और कहती है मेरे बेटे से तुम्हारी एंगेजमेंट ऑलरेडी टूट चुकी है, तो क्यों न तुम शादी का न्योता वाला चिट्ठी हमें वापस लौटा दो। चांग्यू कहती है ठीक है, लेकिन उससे पहले हिसाब बराबर करना होगा। इतने सालों से मेरे पिताजी ने आपके बेटे सोंग यान को पढ़ाई के लिए खर्चा देते आए हैं और आपको भी बहुत सारा पैसा दिया था, तो पहले वो पैसे लौटा दीजिए, फिर मैं चिट्ठी वापस कर दूंगी। मार्केट में लोगों के बीच वो लेडी चिल्ला के कहती है अरे तुम्हारा जन्म एक श्रापित सितारे के नीचे हुआ है, तुम जिसकी भी पत्नी बनोगी उसके लिए सिर्फ दुर्भाग्य ही लेके आओगी। ऐसे में मैं अपनी बेटे की शादी तुमसे कैसे करा दूं? असल में ये लेडी ये सब अफवाह फैला रही थी ताकि इसे अपने बेटे की शादी चांग्यू से ना कराना पड़े। चांग्यू के माता पिता गुजर जाने के बाद वो लोग गरीब हो चुके हैं, तो ये लेडी नहीं चाहती है कि उसका स्कॉलर बेटा एक गरीब घर में शादी करे। चांग्यू नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है। तभी उस लेडी का बेटा सोंग यान बाहर आता है, यानी कि जिससे चांग्यू का रिश्ता जुड़ा था। सोंग यान कहता है देखो मैं अनग्रेटफुल नहीं हूँ, तुम्हारे परिवार ने मेरे लिए जो किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं अपने माँ का आदेश भी नहीं ठुकरा सकता। भले ही हम हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकते, लेकिन भाई बहन बन सकते हैं। चांग्यू कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, पहले हिसाब बराबर करो और फिर मैं चिट्ठी वापस लौटा दूंगी। अपनी चिंदी चुपड़ी बातों से मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हें पालने से अच्छा मैं 2 सुअर पाल लूं। ये कह के चांग्यू वहाँ से चली जाती है। चांग्यू घर आती है तो उसके अंकल बताते हैं कि उस आदमी को होश आ गया है। चांग्यू खुश होकर भागते हुए उस आदमी के पास जाती है। चांग्यू कहती है मुझे तुम रास्ते में बेहोश मिले थे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले आई, लेकिन जिन्होंने तुम्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला वो अंकल जाओ है। वो असल में एक चिकित्सक है, गधों और घोड़ों के, इंसानों के भी। शुक्रिया। जब तुम मुझे यहाँ ले आ रही थी तो क्या तुमने वहाँ किसी को देखा था? नहीं, तुम अकेले थे। मैं अभी कहाँ हूँ? तुम अभी चिंगपिंग के शीगोलेन लियान टाउन में हो। तुम्हें देख के लगता है तुम यहाँ के नहीं हो। तुम कहाँ से हो और तुम्हारा नाम क्या है? क्या लुटेरों ने पकड़ा था? मेरा नाम येनजिंग है, चोंगजाओ से यहाँ शरणार्थी हूँ। क्या तुम्हारा कोई परिवार है? वो आदमी कहता है नहीं। हम फ्लैशबैक में देखते हैं वो आदमी सेना के वेश में होता है और दुश्मनों से लड़ रहा होता है, लेकिन चांग्यू को लगता है वो एक नॉर्मल रिफ्यूजी है जिसको लुटेरों ने लूटा और मारा पीटा, और वो आदमी भी अपनी असलियत उसे नहीं बताता। तभी उस आदमी की हालत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अंकल आके उसे संभालता है। चांग्यू बाहर आती है और उसे लगता है कि यानजेंग अब नहीं बचेगा। अंकल जब यानजेंग के रूम से बाहर आते हैं तो चांग्यू कहती है कोई बात नहीं अंकल, वो मर गया तो क्या, आपने पूरी कोशिश की थी। अंकल कहते हैं अरे पागल हो गई हो क्या, वो बिल्कुल ठीक है और जिंदा है। ये सुन के चांग्यू खुश हो जाती है। अंकल कहते हैं लेकिन उसके इलाज के लिए जो दवाई लगेंगे वो बहुत ही महंगे हैं, वो कहाँ से लाओगी? आंट पूछती है क्या उसका कोई परिवार है? चांग्यू कहती है नहीं। अंकल पूछते हैं क्या उसके पास कोई ID कार्ड या फिर ट्रैवल परमिट है? चांग्यू कहती है मैं जब उसके कपड़े बदल रही थी तो मुझे कुछ नहीं मिला, शायद लुटेरों ने लूट लिया। अंकल कहते हैं क्यों ना हम इसे गवर्नमेंट ऑफिस छोड़ाए, फिर वो लोग देख लेंगे। आंट कहती है लोग वहाँ भिखारियों की तरह चारों तरफ बैठे हुए हैं, वो लोग कुछ नहीं देखते। चांग्यू कहती है हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते और दवाई के पैसे मैं कुछ न कुछ करके जुगाड़ कर लूंगी। चांग्यू रात को अपनी सेविंग्स निकालती है और देखती है बहुत ही कम पैसे हैं, तो वो डिसाइड करती है अपनी माँ की आखिरी निशानी वो हेयर पिन गिरवी रखवा देगी। सुबह वो ऐसा ही करती है और गिरवी रखवा देती है। वो दुकानदार को कहती है इसे संभाल के रखना, मैं इसे छुड़ाने जरूर आऊंगी। उसके बाद मार्केट से 2 पिग खरीदती है। वो मार्केट में सबको बताती है कि वो अपने पापा की मीट शॉप रीओपन कर रही है। उसे मार्केट के एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर भी मिल जाता है। उसके बाद हम यानजेंग को देखते हैं जो सिटी मार के एक पक्षी को बुलाता है, जिसके पैर से एक संदेश मिलता है जहाँ लिखा हुआ था क्या आप ठीक हो, प्लीज रिप्लाई कीजिए। यानजेंग वो चिट्ठी जला देता है। वो चांग्यू के गाँव का एड्रेस लिख के उस पक्षी के पैर पे बांध देता है, फिर पक्षी को खिड़की से उड़ा देता है। बाहर शोर शराबा सुन के चांग्यू बाहर आती है और देखती है
गवर्नमेंट ऑफिसर्स हर एक घर की तलाशी ले रही है। चांग्यू अपनी नेबर्स से पूछती है आखिर ये सब चल क्या रहा है। एक आदमी बताता है ये लोग घर घर जाके दूसरी जगह से आए हुए लोगों को यानी कि रिफ्यूजीज को जिनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको पकड़ के ले जा रहे हैं चोंगजोउ में युद्ध में भेजने के लिए। बेसिकली सैनिक की कमी है इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट इन लोगों को सीधा मौत के मुंह में धकेल रही है। ऊपर बैठा यांग जेन ये सारी बातें सुन लेता है। चांग्यू भाग के यांग जेन के पास आती है और पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। यांग जेन कहता है हाँ, लेकिन वो सब खो गए। चांग्यू कहती है तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है इसका मतलब वो लोग तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे और सेना में भेज देंगे जहाँ से जिंदा लौट आना नामुमकिन है। अब हम क्या करें, वो ऑफिसर्स इधर ही आ रहे हैं। यांग जेन कहता है अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, तुम लोगों को और परेशानी में नहीं डाल सकता। वो उठ के जाने ही लगता है कि चांग्यू कहती है रुको, मेरे पास एक रास्ता है। उसके बाद हम देखते हैं वो ऑफिसर्स चांग्यू का घर चेक कर रहे होते हैं और उन्हें उसके घर से एक कपड़े पे खून लगा हुआ मिलता है। चांग्यू कहती है मैं एक कसाई हूँ तो चाकू का खून पोंछने के लिए मैं ये कपड़ा यूज करती हूँ। वो ऑफिसर्स मान जाते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। बट एक ऑफिसर वहाँ एक झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। चांग्यू कहती है वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ लकड़ी रखे हुए है। वो ऑफिसर आगे बढ़ने लगता है कि उसे वहाँ जमीन पर ढेर सारा खून और सुअर का रिमेनिंग पार्ट्स दिखता है। वो उल्टी करते हुए वहाँ से भाग जाता है। उनके जाने के बाद चांग्यू उस झोपड़ी में एंटर करती है और यान जेंग को कहती है अब घबराओ मत, वो लोग चले गए हैं, तुम अब बाहर आ सकते हो। असल में यान जेंग को बचाने के लिए चांग्यू ने ही वो सारी चीजें इधर उधर रख दिए थे और उसका प्लान कामयाब भी हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।